हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था एस्टिंग सिटी की जो सिटी वॉल होती है वो ढह गई होती है और सबके वहां से चले जाने के बाद में जो हमारा एल्ड्रिक होता है वो बाहर आ जाता है। एल्ड्रिक सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है ना कि यहाँ पे आस पास में कोई नहीं है। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले मुझे यहाँ से भागना होगा। अगर ऑर्बिस एम्पायर के लोग यहाँ पे आने से पहले मैं उनके पास में पहुंच गया ना तो मैं पक्का से बच जाऊंगा। ये लोग यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो भागता उसके सामने नोबल्स आ गए होते हैं जो कि बहुत ही गुस्से के साथ में एल्ड्रिक को घूर रहे होते हैं। नोबल्स बोल रहे होते हैं, क्या हुआ एल्ड्रिक, यहाँ से भागने की सोच रहे हो क्या? तुम्हारी वजह से हम सभी लोग फंस गए और ऐसे में तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ से निकल जाओगे। तुम्हें पता है हम लोग डिस्ट्रॉय हो गए, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। वही सीन चेंज होता है। हम देखते हैं रेन को जो कि अपनी आर्मी को लेके सिटी में घूम रहा होता है जिससे कि वो शो कर सके कि इस फाइट को वो लोग जीते हैं। और अब फिर से एस्टिंग सिटी रेन का होता है। उन लोग को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं जो हमारे यंग मास्टर रेन है वो कितने कमाल की है ना। हमें लगा था कि एल्ड्रिक के कब्जे से सिटी कभी नहीं छूट पाएगी, लेकिन हमारे यंग मास्टर रेन ने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर सिटी वालों गिरा दिया। इन्होंने आज यहाँ पे एक ऐसा काम किया है ना जो कि हिस्ट्री में सभी लोग याद रखेंगे। कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है ना कि यहाँ पे इस पूरी फाइट के अंदर कोई घायल नहीं हुआ। इतनी बड़ी वॉर को हमारे यंग मास्टर ने बिना घायल हुए जीत लिया। अगर यहाँ पे कुछ लोग घायल भी हुए हैं ना तो उन बेवकूफों ने चलते वक्त अपने पाँव को मोड़ लिया जिसकी वजह से उन लोगों के एंकल ट्विस्ट हो गए। सभी लोगों के मुंह से तारीफ सुनते हुए सलीना भी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। सलीना बोल रही होती है, यंग मास्टर प्लीज मेरे को बताइए ना कि आखिर आपने ये सब कुछ कैसे किया। आपको पता है मैं कब से समझने का ट्राई कर रही हूँ लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। प्लीज मुझे जानने की काफी क्यूरियोसिटी हो रही है, मेरे को अभी बता दीजिए। रेन सोच रहा होता है कि सलीना ने इंसिस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और इसे मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया ना कि आखिर मैंने सब कुछ कैसे किया है तो ये मेरे लिए सिटी के अंदर एंटर करना काफी ज्यादा मुश्किल कर देगी। रेन बोल रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आखिर यहाँ पे सब कुछ क्या हुआ है। असल में थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल की वजह से ना वो वॉल गिरी है। सलीना बोल रही होती है कि थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आखिर ये चीजें क्या होती है, मैं इनके बारे में पहली बार सुन रही हूँ। रैन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें आसान वर्ड से बताता हूँ कि आखिर थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो वह एक्सपेंड हो जाती है और वही ठंडा होने के बाद वो चीज ना काफी छोटी हो जाती है या कह सकते हैं कि सिकुड़ जाती है। इस चीज को ना थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ना तुम दूध को ले सकती हो। जब दूध ठंडा होता है तो वो नॉर्मल रहता है लेकिन गर्म करने पे वो काफी ज्यादा एक्सपेंड करता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जब भी किसी चीज को हम लोग गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड करती है और वापस ठंडा होने पे ना वो सिकुड़ जाती है। मैं तुम्हें देखो यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बता दिया है। अब आखिर मैंने इस चीज का यूज वॉल पे करते हुए वॉल को कैसे गिराया इस चीज के बारे में मैं तुम्हें डिटेल में ना आराम से बताऊंगा। पहले मैं एक बार उस कमीने एल्ड्रिक से डील कर लूं। सलीना बोल रही होती है, हाँ यंग मास्टर मैं आपके बताने का वेट करूंगी। फिर जो हमारा रेन होता है वो अपने ट्रूप्स को लेकर टूटी हुई वॉल के पास में आ गया होता है जहां वो देखता है अपने सामने एक नोबल को जो कि पत्थरों में दबने की एक्टिंग कर रहा होता है। कांपती आवाज में नोबल बोलता है, यंग मास्टर रेन मेरी हेल्प करिए वरना मैं मारा जाऊंगा। रेन बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या जो कि तुम्हारी इन बेकार से ट्रिक्स में फंसने जाऊंगा। बताओ मुझे तुम आगे क्या करना चाहते हो। फिर अपने घुटनों पे आते हुए नोबल बोल रहा होता है, मास्टर रेन हमारे साथ में गलत हुआ है। अगर मैं सच कहूँ ना तो हम अपनी जिंदगी में कभी अपने खिलाफ नहीं जाते। वो कमीना एल्ड्रिक था जिसने कि अपनी बातों का यूज करते हुए ना हम लोग को मैनिपुलेट कर लिया जिसकी वजह से हम लोगों ने आपको धोखा दिया वरना हम ऐसा कभी नहीं करते। दूसरा नोबल बोल रहा होता है कि हाँ यंग मास्टर आपको पता हम यहाँ पे उस कमीने एल्ड्रिक को पकड़ने के लिए आए थे लेकिन हम लोग को चकमा देके ना वो यहाँ से निकल गया और सच में हम लोगों ने आपको धोखा इसी वजह से दिया ना क्योंकि एल्ड्रिक ने हमारा दिमाग खराब कर दिया था वरना हम जिंदगी में कभी भी ये काम नहीं करते। सीरियस होते हुए रेन बोल रहा होता है, अच्छा उसे तुम लोग का दिमाग खराब कर दिया था पर जब मैं यहाँ पे फाइट करने आया था उसके बाद से मैं तुम लोग को 2 मौके दिए थे पर तुमने उन दोनों मौकों को ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया कि मैं बेवकूफ हूँ जो कि तुम लोग को मौके दे रहा है। तुम लोग तो चाह रहे थे ना कि मैं अपने घुटनों पे आकर सरेंडर करूँ। पहले वहाँ नोबल बोलता है, यंग मास्टर हमने गलत तो काफी ज्यादा कर दिया है और अपनी गलतियों का पछतावा करने के लिए ना मैं आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। मेरे पास में जो भी कुछ है ना मैं सबको आपको देने के लिए तैयार हूँ, बस आप प्लीज इसके बदले में हमारी जान को बख्श दीजिए। रेन बोल रहा होता है, तुम्हें पता है तुम्हें सब कुछ लेने का ना मेरे पास एक बेटर आइडिया है। अगर मैं यहाँ पर तुम सभी लोग को जान से मार देता हूँ तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। रेन की ये बात सुनते हुए सारे नोबल्स ने कांपना स्टार्ट कर दिया होता है। नोबल्स बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर रेन आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ये काम किया ना तो फ्यूचर में कोई भी साथ में लॉयल नहीं रहेगा और इस चीज की वजह से आप एक टायरेंट बन जाओगे। सभी लोग बोलेंगे कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि अपने मन की करता है
और अपने लोगों के बारे में ना कुछ नहीं सोचता। रैन बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग ना गलत सोच रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कोई भी इंसान मुझे तुम्हें लेकर लॉयल होता है? कोई भी इंसान ना हमारी पोजीशन और हमारी पावर के प्रति लॉयल होता है। जब तक कि उस बंदे का हमसे फायदा है वो हमारे लिए लॉयल है, और जब फायदा खत्म तो लॉयल्टी खत्म। तुम लोग खुद भी एलडी के लिए काफी लॉयल थे क्योंकि वो तुम्हें प्रॉफिट दे रहा था, और ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद वो प्रॉफिट मैं तुम्हें नहीं दे रहा था। तुम लोगों ने जिंदगी भर इसी रूल को फॉलो किया और तुम इसको समझ भी नहीं पाए। कहना पड़ेगा तुम सब ना अव्वल नंबर के बेवकूफ हो। सोल्जर्स आगे बढ़ो और इन सभी लोगों को पकड़ के प्रिजन में डाल दो। इन कमीनों को ना अपने पनिशमेंट के लिए इंतजार करने दो। प्रिजन में बैठ के हर दिन लोग ये सोचेंगे कि इनका अंत कब आने वाला है, और तब जाके लोगों को समझ में आएगा कि मेरे साथ में गद्दारी करके इन लोगों ने कितना गलत किया। वहीं दूसरी तरफ जो एल्ड्रिक होता है वो अपने मेंशन में वापस आ गया होता है। एल्ड्रिक चोगे वाले बंदे को बता रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया। वो जो यंग मास्टर रेन है ना, उसने सिटी की वॉल्स को तोड़ दिया है। शॉक होते हुए चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है क्या ये कैसे हो सकता है? आखिर उस रेन ने ये किया कैसे? घबराया हुआ एल्ड्रिक बोल रहा होता है कि यही चीज ना सबसे अजीब है। पहले तो मास्टर ने सिटी की वॉल के ऊपर ना आग लगवाई और अगले 3 दिन तक ना उस आग को कंटिन्यू रखा। उसके बाद में उन लोगों ने उस आग के ऊपर पानी डाल के उसे बुझा दिया। पानी बुझने के बाद ही ना दीवारों में क्रैक पड़ने स्टार्ट हो गए और कुछ ही पलों के अंदर पूरी वॉल ढह गई। चिढ़ते हुए मांस वाला बंदा बोल रहा होता है कि पागल हो गए एल्ड्रिक, आखिर तुम यहाँ पे कैसी फालतू बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस बकवास के ऊपर मैं भरोसा कर लूंगा? आज तक हमारी हिस्ट्री के अंदर ऐसे किसी तरीके का यूज करते वॉल किसी ने तोड़ा ही नहीं है। मुझे बिलीव है कि तुम यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहे हो वो पक्का से गलत है। पानी और आग का यूज करते हुए दीवार तोड़ दी, ये मजाक हो रहा है क्या? कांपते हुए एल्ड्रिक बोल रहा होता है कि मैं कैसे बताऊं, सच में ये सब हुआ है। मांस वाला बंदा बोल रहा होता है देखो एल्ड्रिक, अगर हम इस वर्ल्ड के अंदर इतनी आसानी से किसी भी सिटी की वॉल गिरा सकते हैं तो फिर तो कुछ बच्चे भी जाके ना किसी भी सिटी को जीत लेते। ऐसा कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हो सकता है कि उसने आग और पानी के आड़ में किसी बहुत ही पावरफुल मैजिक को यूज किया हो और उस मैजिक को ना तुम नोटिस नहीं कर पाए। मांस वाले बंदे को पकड़ते हुए एल्ड्रिक बोल रहा होता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या जो दीवार थी वो कैसे टूटी? खतरनाक बात तो ये है कि वो टूट चुकी है और किसी पल मास्टर रेन ना हमारे पीछे आता होगा तो हमें भाग जाना चाहिए। अगर वो मास्टर रेन यहाँ पे आ गया ना तो उसके लोग यहाँ पे पहुंचने के बाद हम भाग नहीं पाएंगे। तभी जो वो चोगे वाला बंदा होता है वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक स्कूल को बाहर निकाल लेता है। तभी वहाँ पे रेन आते हुए बोल रहा होता है कि आखिर तुम जाने ही कहाँ सोच रहे हो? मैं तुम्हारे घर पे गेस्ट बन के आया हूँ और अपने गेस्ट को बिना अटेंड किए तुम ऐसे निकल जाओगे, ये तो बहुत ही गंदी बात है। एल्ड्रिक बोल रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे आ गए? रेन बोल रहा होता है कि सच कहूँ तो इतनी जल्दी कभी नहीं आ पाता। तुम जो सिटी की वॉल से लेके यहाँ तक स्पीड में आए हो ना, उसी की वजह से मैं भी यहाँ पे इतनी जल्दी आ पाया। तुम तो धुन में ऐसे भाग रहे थे कि तुमने नोटिस ही नहीं किया कि कोई बंदा तुम्हारा पीछा भी कर रहा है। वही तुम्हारे लोगों ने ना जो कि तुम्हारे साथ में थे, उन लोगों ने मेरे को रोकने का ट्राई तक नहीं किया। एल्ड्रिक फेल होने के बाद में सबसे पहले तुम्हारे पास में आया। इसका मतलब एल्ड्रिक भी जो बंदा था जो कि उसे सब कुछ करवा रहा था वो तुम हो। वैसे आकर तुमने यहाँ पे मास्क क्यों पहन रखा है? लगता है कि तुम्हारे चेहरा ना दिखने में बहुत ही घटिया है, इसी वजह तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि अपने घटिया फेस को लेके दुनिया को फेस कर सको। मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है रेन एडगर, जितना फुदकना है ना उतना फुदक लो, तुम्हारे जो ये अच्छे दिन है ना ये जल्दी खत्म होने वाले हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि तुमने वॉल को तोड़ लिया और सिटी को टेक ओवर भी कर लिया, लेकिन शायद तुम्हें भूल चुके हो ना कि ऑर्बिस एम्पायर के लोग यहाँ पे जल्दी आने वाले हैं। तुम्हें पता है अगर तुमने वॉल को नहीं तोड़ा होता तो डेफिनेटली तुम ना कुछ दिन और जी लेते, लेकिन वॉर को तोड़ने की वजह से अब जो ऑर्बिस एम्पायर की आर्मी है राइट अंदर एंटर करेगी और उसके बाद में सिमुलेशन का बदला मैं तुमसे लूंगा। तुमने मैं जितनी बेइज्जती करी है ना उतनी बेइज्जती तुम्हारी होगी और फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। तभी वो मांस वाला बंदा अपना स्क्रोल निकालते हुए टेलीपोर्ट करने का ट्राई करने लगता है। रैन बोल रहा होता है लिया फटाफट इसको रोको। तभी जो लिया होती है वो उस बंदे के ऊपर नाइफ फेंक देती है जो कि उस बंदे का मांस तोड़ते हुए दीवार पे आके लग जाता है। मांस के टूटे गिरने के बाद में इस बंदे का चेहरा सामने आता है जिसके मुंह के ऊपर लिया के अटैक की वजह से कट भी लग गया होता है। लिया सोच रही होती है अच्छा ये मांस वाला बंदा और कोई नहीं ये था, लेकिन तब तक उस मांस वाले बंदे का टेलीपोर्टेशन स्क्रोल एक्टिवेट हो जाता है। जाने से पहले वो बंदा बोल रहा होता है रेन एडगर मैं तुम्हें याद रखूंगा, ये मैटर ना ऐसे खत्म नहीं होने वाला, मैं वापस आऊंगा और हिसाब को बराबर करूंगा। ये बोलते वो बंदा से टेलीपोर्ट हो जाता है। लिया बोल रही होती है यंग मास्टर मेरे को माफ कर दो, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट एक्ट करती तो शायद से वो भाग नहीं पाता, मेरे स्लो एक्ट करने की वजह से वो बंदा निकल गया। रेन बोल रहा होता है कोई बात नहीं, उन लोगों को यहाँ पे रोकना ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, अब मैंने उन लोगों का चेहरा देख लिया है और ये पता करना कि आखिर वो कौन है इतना मुश्किल नहीं होने वाला।
लिया बोल रही होती यंग मास्टर मैं उस बंदे को जानती हूँ। रेन बोल रहा होता है अच्छा तुम उसे जानती हो, कहीं वो तुम्हारा कोई पुराना लवर तो नहीं है ना। लिया बोल रही होती नहीं यंग मास्टर, वो बंदा मुझसे इतना क्लोज नहीं था। असल में उस बंदे का नाम ना रेवन एडविन है और वो एक वक्त बिना ग्रैंड ड्यूक के साथ में काम किया करता था, लेकिन बाद में किसी रीजन की वजह से ना उसने ग्रैंड ड्यूक को धोखा दे दिया और जाके हमारे दुश्मन ग्रैंड ड्यूक सोरन की आर्मी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से वो आपके डैड के खिलाफ काम कर रहा है। रेन बोल रहा होता है कि इस बंदे के नाम के पीछे भी एडविन लगा हुआ था, तो क्या ये बंदा भी एडविन फैमिली से बिलोंग करता है क्या, जिससे कि लूकस एडविन था जिसे कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवा दिया था। लिया बोल रही होती है हाँ लूकस से पहले यही एडविन फैमिली का हेड हुआ करता था। इसको ना हमारे ग्रैंड ड्यूक के काम करने का तरीका बिल्कुल ही पसंद नहीं था और इसके आइडियाज और उनके आइडियाज बिल्कुल ही मैच नहीं किए। इसी वजह से सबसे पहले अपनी एडविन फैमिली को छोड़ दिया और उसके बाद में ग्रैंड ड्यूक सोरन की आर्मी को ज्वाइन कर लिया। रेन बोल रहा होता है अच्छा तो ऐसा हुआ था, मतलब एल्ड्रिक वो पहला बंदा नहीं है जिसे कि सिटी में से धोखा दिया है। इस सिटी में पहले भी ऐसे काफी सारे लोग रह चुके जो कि धोखा देते आए हैं। तभी उन लोग के पास में सलीना आते हुए बोल रही होती यंग मास्टर यहाँ पर सब कुछ हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब ऑर्बिस एम्पायर की आर्मी का क्या, वो जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे और भले ही मैं अपने मेज गिल्ड के सारे मेज का यूज ही क्यों ना कर लूं, फिर भी इतनी जल्दी हम लोग ना वॉल को वापस तैयार नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि वॉल को बनने के बाद में सूखने का टाइम चाहिए और अभी तो हमारे पास में उसे बनाने का भी टाइम नहीं है, तो आगे इसको सुखाएंगे कैसे। आपकी थर्मल एक्सपेंशन वाली टेक्निक थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, उसकी वजह से वॉल को ना बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा है। रेन उसे कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि इस चीज के लेके ना तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वो ऑर्बिस एम्पायर के लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर जो हमारा रेन होता है वो सिटी के बीचों बीच कुछ अनाउंस करने के लिए आ गया होता है। सलीना सोच रही होती है कि पब्लिक में सभी लोगों को पता है कि हम पे ऑर्बिस एम्पायर की आर्मी अटैक करने वाली है और इससे पहले ही पब्लिक में ना सभी लोगों ने काफी सारी चीजों को होते हुए देखा। पक्का से यंग मास्टर यहाँ पे इन सभी लोगों को शांत करना चाह रहे होंगे, पर आखिर इतने बड़े मैटर पे ये सभी को शांत कैसे करेंगे। इन लोगों के ऊपर इतना बड़ा अटैक होने वाला है और ये पैनिक ना करें, ये करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी रेन बोलता है आप सभी लोग मेरे को सुन पा रहे हो, मैं आज यहाँ पे आप सभी के बीच में ना कुछ बताने के लिए आया था, प्लीज मेरी बात पर गौर देना क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑर्बिस एम्पायर की आर्मी हमारी तरफ बढ़ रही है अटैक करने के लिए और अब कुछ दिन के अंदर ना वो यहाँ पे पहुंच भी जाएंगे। मेरे को आप लोगों को यही बताना था, उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी बात सुन ली होगी। रेन की ये बात सुन के नीचे खड़े सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। चिल्लाते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या हमारे पर अटैक करने के लिए आर्मी आ रही है। सलीना भी बोल रही होती है यंग मास्टर आखिर आपने क्या कर दिया। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, तो अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।